नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी का तीसरा अध्याय, ठीक ना, संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। आप लोगों में से अधिकतर बच्चे जानते होंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। वो एक नायक के रूप में जाने जाते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, मतलब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, नेता के रूप में थे, ठीक है। तो ये जो पूरा कहानी है वो निर्धारित 5 जून को वो पटना के गांधी मैदान में, आप लोगों से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, 5 जून को दिए थे पटना गांधी मैदान में एक भाषण दिए थे, ठीक ना। उसी से मतलब इसको उठाया गया है संपूर्ण क्रांति का, ठीक है। ये क्या है, यह एक भाषण है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 5 जून को दिए थे। इधर नहीं हो रहा है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो हम करने जा रहे हैं वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। दूर जाना है, दूर जाना है, मतलब कभी दूर जाना है। क्या बोल रहे हैं,
जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मील इस देश को जनता को जाना है, मतलब जवाहरलाल नेहरू कभी बोले होंगे कि अभी न जाने कितने मील इस देश के जनता को जाना है उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवान ने कुर्बानियां दी हैं। मतलब जवाहरलाल नेहरू कभी बोले थे कि अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश को जाना है उस स्वराज को पाने के लिए जिसके लिए लाखों हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, तो वही जयप्रकाश नारायण दोहराते हैं, जिसके लिए सरदार भगत सिंह उनके साथी, जिसके लिए क्या बोल रहे हैं, सरदार भगत सिंह उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए, जिसे स्वराज के लिए लाखों लाख देश जनता, मतलब कह रहे हैं कि बहुत सारे, जैसे भगत सिंह थे तो उनको फिर फांसी मिला था ना, तो और उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी और उनके साथी जो थे भगत सिंह के उनको भी महाराष्ट्र के साथी जो देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने। ठीक ना, सभी गोली का क्या बने, निशाना बने, या तो फांसी पर लटकाए गए, जिसे स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेल को भरती रही है, लेकिन आज 27-28 वर्ष बाद जो स्वराज है उसमें जनता कड़ाह रही है। मतलब कह रहे हैं कि आज मतलब देश आज़ाद हो गया है और 27-28 वर्ष बाद जो देश है उसमें जनता क्या हो रही है, कड़ाह रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का नहीं निकलता बगैर रिश्वत के। क्या बोल रहे हैं, जनता का कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं निकलता, ये बोल रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। मतलब कह रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार उस समय इतना ज़्यादा था कि उस समय बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा था। और उस समय जो सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। और आपातकाल मतलब इसके बाद लगा था, इस भाषण के बाद शायद लगाया गया था, अभी नहीं। आगे देखते हैं, सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। मतलब करे कि इतना अन्याय कर रहा है अफसर सब की, उसके नीचे जनता दब रही है। मतलब जहाँ जाओ टिकट, प्लेटफॉर्म पर घूस तो अभी भी चलता है। कितने लोग मानते हैं ऐसा, अभी भी चलता है। जो मानते हैं वो कभी मतलब कमेंट करिएगा कि आपके साथ मतलब क्या बेईमानी हुआ है, ठीक ना। फिर देखिए, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, शिक्षा संस्थाएं भी भ्रष्ट हो रही है। हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। करें क्या, हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा, करे कि शिक्षा दी जाती है, ये गुलामी की शिक्षा है, ऐसे कह रहे जयप्रकाश नारायण जी। अब आगे देखते हैं, शिक्षा पाकर दर दर ठोकर खाना नौकरी के लिए। मतलब कह रहे कि शिक्षा पाकर दर दर नौकरी के लिए ठोकर खाना, और नौकरी मिल नहीं रही, और नौकरी मिलती ही नहीं। ये तो अभी भी हो रहा है जी। इसमें कौन सा बड़ा बात था, उस समय भी था और अभी भी है। वो भी किसी को नहीं मिला। करोड़ों बच्चा भरते हैं, उसमें 8-10 हज़ार सीट होती है, 8-10 हज़ार को मिलती है। और 99 लाख और क्या बोले 80 हज़ार बच्चा, 90 हज़ार बच्चा ऐसे रह जाते हैं। 10 हज़ार बच्चा का होता है, हर साल यही हो रहा है, और उसी में बच्चा सब रगड़े जा रहा है। तो आज भी ये दिक्कत तो आज भी है। तो जयप्रकाश नारायण को आज भी होना चाहिए था एक क्रांति इस बात पर। क्या, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। मतलब करें कि गरीबी हटाओ का नारा किसका था, इंदिरा गांधी का था। गरीबी हटाओ का नारा किसका था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था, तो 1975 के चुनाव में दिया था, शायद 1975 में चुनाव हुआ था जी, दिया था, हमको ध्यान नहीं आ रहा। मतलब गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी दिए थे गरीबी हटाओ का नारा, ठीक ना। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दिए थे, ठीक ना। हाँ, गरीबी हटाओ का नारा ये 71 में ही दी थी शायद, हाँ ठीक है। जब गरीबी हटाओ का नारा दी तो उसके बाद उसी पर बोलते हैं ये जयप्रकाश नारायण जी कि गरीबी हटाओ का नारा तो जरूर लगता है, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले सालों में, घट कहाँ रहा है, ठीक है। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्दों में सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। मतलब दिनकर जी अपने शब्दों में सुनाए थे जयप्रकाश नारायण जी को, तो बहुत हृदयग्राही थे, ठीक ना। और उस रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर वह मेहमान थे। रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, ठीक ना। तो रामनाथ जी कौन थे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। पूछ लेता, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन था, ठीक ना। तो कौन थे, रामनाथ जी गोयनका। कौन थे, रामनाथ जी गोयनका कौन थे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। तो और ये इनके मित्र के दोस्त थे, तो उन्हीं के घर पर उस दिन मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा,
3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया। गोयनका जी ने 3 मिनट में, मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर को उसी में क्या हुआ था, रात को हार्ट अटैक हो गया था। गोयनका जी ने 3 मिनट में, मात्र 3 मिनट में, सोच सकते हैं, अस्पताल पहुंचा दिए। ठीक है, रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया। ठीक ना। और ये क्या है, बिलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, मतलब कि वो अस्पताल को बिलिंगडन नर्सिंग होम कहते हैं। तो पूछ भी सकता है कि अस्पताल को क्या कहते थे, तो बिलिंगडन नर्सिंग होम, याद रखिएगा। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। सारा इंतजाम था, क्या था वहाँ पर, सारा इंतजाम था। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता। आप लोग बताइए कमेंट में, पटना का अस्पताल कितना घंटे में तैयार होगा अभी भी? उस समय का तो बात छोड़िए, 1974 का बात कर रहे हैं, अभी भी सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। मतलब कि सभी डॉक्टर सभी औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, मतलब कि उनका निधन लगता हो गया। उसी रात उनका निधन हो गया। दिनकर जी राष्ट्रकवि थे, मतलब कि उसी रात उनका निधन हो गया दिनकर जी का। ठीक है, ये तो अफसोस की बात थी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीले चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्र का कितना, मतलब कि आज लगता है कि हमारे 2 मित्र की कितनी कमी है। ये कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण की, आज हमको महसूस हो रहा है कि हमारे इन दोनों मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेन पूरी जी होते, उनकी लेखन में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द क्या बोल रहे हैं कि एक एक शब्द अंगार होते हैं। एक एक शब्द क्या होते हैं, अंगार होते हैं। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के युवाओं के, छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से ही हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है। क्या बोल रहे हैं, प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी और न बेनपूरी जी। समझे, दिनकर जी का आगे इसके बाद जो चैप्टर है ना हमारा अर्धनारीश्वर, और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ही लिखा गया है। तो देख रहे हैं वो भी नर नारी का वर्णन किया ना, उसमें अच्छा से है। रामधारी सिंह दिनकर का जो आगे पढ़ेंगे उसमें देखना, रामधारी सिंह दिनकर बहुत अच्छे कवि हुए। वो यहीं बिहार के ही, अपने बिहार के ही हैं। और जयप्रकाश नारायण भी मतलब यूपी बिहार दोनों जगह के कहे जाते हैं, तो ये भी बिहार के ही मान सकते हैं हम लोग। और यूपी बिहार से इनको दोनों का कहा जाता है। इनका बलिया में इनका घर थी ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों ये स्मृतियाँ जागी है और इनका भार हृदय पर है। क्या करें, ये स्मृतियाँ जगी है और इनका भार अभी हृदय पर है, मतलब उन दोनों नहीं रहे जिसका। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैं इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग कर नहीं लिया है। जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि आज बड़ी भारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है, लेकिन मैंने इस जिम्मेदारी को मांग के नहीं लिया है। तरुणों मतलब युवाओं से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ। पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी। क्या बोले कि पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, मतलब कि लोकतंत्र में युवाओं का क्या रोल है। यह हमने जो बताया था उनमें क्या बोले, उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ। संचालन समिति में बहस करता हूँ, मतलब संचालन समिति जो था उसमें जयप्रकाश नारायण जी बहस भी करते थे। ठीक ना। हम बूढ़े हो गए हैं, मतलब जयप्रकाश नारायण जी उस समय मतलब उम्र उनकी हो गई थी हल्की, तो वो बोल रहे कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, मतलब कि हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, और युवक को करें नई पीढ़ी के हैं, और आप नई पीढ़ी के लोग हैं, किनको, युवाओं को करें। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके, क्या बोल रहे हैं, उत्साह है आपके अंदर, है ना, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। बात तो सही, हम इस बात से समर्थन है आप लोग भी बच्चों। अगर जो बच्चा सहमत है वो ज़रूर कोशिश करिएगा देश का भविष्य अपने हाथ में लेने का। ठीक ना। और अच्छे से ईमानदारी पूर्वक पहले खुद का चरित्र निर्माण करिए, उसके बाद देश का भविष्य को अपने हाथ में लीजिए। बहुत अच्छी बात है, हम इस बात से, जयप्रकाश नारायण के इस बात से सहमत है। आप लोग भी देश का भविष्य बनाने के लिए आगे जरूर आइए। कब तक इस होड़ भरी जिंदगी में भागते रहिएगा। देख रहे हैं युवाओं का भी क्या हाल है, बहुत बदतर। आइए आप लोग भी आगे, ठीक ना, इससे मत डरिएगा कभी नहीं। बहुत अच्छी बात बोले जयप्रकाश नारायण कि आइए और देश के भागदौड़ को अपने हाथ में लीजिए। ठीक ना, हाथों में, देश का भविष्य आपके हाथों में है। बहुत अच्छा बात, ठीक है। उत्साह है आपके अंदर, ये सब बोले, सलाह दूंगा। और क्या बोले, नेता बनिए आप आके, मैं आपको सलाह दूंगा। मतलब कि तो युवा हो गए, तुमको तजुर्बा था, बहुत अच्छे नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, भारत में बहुत प्रसिद्ध नेता थे। ठीक ना।
तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश नारायण जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। तो जयप्रकाश छात्रों को लगा कि जयप्रकाश नारायण हमको ठग रहे हैं। ये बोले कि ना नेतृत्व मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। करें कि आपको नेतृत्व क्या करना स्वीकार करना पड़ेगा। तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं मैं टालता रहा लेकिन अंत में बेल्लौर जाते समय मैंने उनसे आग्रह को स्वीकार किया। मतलब फिर अंत में बेल्लौर जाते हुए इन्होंने आग्रह को स्वीकार कर लिया। क्या था ना कि जयप्रकाश नारायण जो थे बहुत पहले ही क्या था जो सक्रिय राजनीति थी उसको छोड़ दिए थे। अब वो समाज सुधार में लग गए थे अपनी तरफ से। तो इसीलिए वो क्या थे कि फिर से भाग लेना, इस समय नेतृत्व करना इसलिए नहीं चाह रहे थे। ऐसा बात नहीं है कि उनका मन नहीं होगा, वो इसलिए नहीं चाह रहे थे, सक्रिय राजनीति वो छोड़ चुके थे। और जब 1977 में उन्होंने जनता पार्टी का निर्माण किया था, मतलब जनता पार्टी का, और जब उनकी सरकार पहली बार 1977 में बना था, जब मोरारजी देसाई जनता पार्टी की तरफ से पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय जयप्रकाश नारायण जिंदा जीवित थे। अगर वो चाहते तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। चूंकि जयप्रकाश नारायण ने क्या छोड़ रखा था, सक्रिय राजनीति छोड़ रखी थी, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया था। नहीं तो जब याद करिए जब लाल बहादुर शास्त्री जो अपने देश के सेकेंड प्रधानमंत्री है, लाल बहादुर शास्त्री जो थे ठीक ना, लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री मतलब द्वितीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो उस समय भी सबसे करारे जो उम्मीदवार थे उस जयप्रकाश नारायण होते। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के आग्रह करने पर भी ये उनके पार्टी में नहीं गए थे, आगे ये वर्णन करते हैं ठीक ना। तो उस समय जयप्रकाश नारायण उस समय भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, समझ रहे हैं। तो आज देश का कुछ और भी हो सकता था और 1977 में भी बन सकते थे, लेकिन इन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ रखी थी इसलिए ये नहीं बने, ठीक ना। इतना इनमें त्याग था। तो अब आगे चलते हैं। तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश नारायण जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा लेकिन अंत में बेल्लौर जाते समय उन्होंने कहा कि मैंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपने अयोग्यताओं का और नम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया। और नम्रतापूर्वक क्या किया, इन्होंने स्वीकार किया परंतु छात्र से भी, आपसे भी, मतलब आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना। अभी कह रहे हैं कि बनाए हैं हमको पार्टी नेतृत्व करता, तो नाम के लिए हमको नेता नहीं बनना कि जयप्रकाश नारायण है इसमें नेता और बाकी सब हम लोग कर रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, मुझे सामने खड़ा करके कोई हमें डिटेक्ट मतलब कि इशारा दे और बोले, डिटेक्ट करे पीछे से क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं। फिर तालियां बजने लगा मैदान में। तो ये बोल रहे हैं कि मैं सबकी सलाह लूँगा, तो कहें तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। मतलब कह रहे हैं कि बात सुनिए, बात समझिए, मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा। छात्रों की बात जितनी भी ज़्यादा होगी, जितनी भी समय मेरे पास होंगे उनसे बहुत करूँगा, समझूंगा। मतलब कह रहे हैं जितना समय मेरे पास होगा हम छात्रों से बात करेंगे, उनके बारे में समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूँगा, आपकी बात स्वीकार करूँगा जन संघर्ष समिति की, लेकिन फैसला मेरा होगा। क्योंकि मैं नेतृत्व करता, आप हमको दिए तो नाम का मत दीजिए, अगर दिए हैं तो फैसला मेरा होगा, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। समझ गए ना। तब क्या बोले, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब निकलेगा अगर फैसला मेरा होगा। और कह रहे हैं फैसला मेरा होगा, इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा। और कह रहे फैसला जब मेरा होगा तो हमको, इनको और आपको मानना होगा, तब तो हम नेतृत्वकर्ता का कोई मतलब निकलता है, ठीक ना। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा, यही जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि आपस के मतलब कि अगर सब मिल के एक चीज़ पर बहस करिएगा तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे, बहस में कितना समय भी निकल जाएगा और हो पाएगा भी नहीं, कोई पता नहीं। तो यही जयप्रकाश जी नारायण जी कह रहे हैं कि मेरा बात सुनिएगा तब हम नेतृत्व करेंगे। फिर कह रहे हैं बहुत दिन से सार्वजनिक जीवन में हूँ। क्या बोल रहे हैं, बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में, यानी कि सक्रिय राजनीति छोड़ दी है। 1921 की बात कर रहे हैं जब ये बहुत युवा थे, इंटर का परीक्षा ही दिए थे उस समय। जनवरी के महीने में इस पटना कॉलेज में IS का विद्यालय, क्या बोल रहे हैं, इस पटना कॉलेज में ISC क्या होता है भैया, ISC होता है, बहुत सारे बच्चे आप लोग ISC के होंगे, मतलब कि इंटर में साइंस से थे और IA क्या होता है, इंटर में आर्ट्स से, ठीक ना। तो यही ISC का विद्यार्थी था, हमारे साथ, हमारे निकट के साथी थे, इनके साथ वो दोस्त लोग थे, वो सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, कह रहे थे मुझे भी छात्र मिलती थी। अब अव्वल दर्जे के क्रीमी, क्या बोल रहे हैं कि सब अव्वल दर्जे के क्रीमी मतलब कि होनहार थे उस समय के विद्यार्थी में, और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। मतलब कह रहे हैं कि उन सब के साथ गांधी जी, पता है ना, 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए थे और आज तक चला था 2 साल। तो कहा कि उन सब के आह्वान में हमने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जैसे आह्वान किए थे तो उनके साथ किया था, ठीक ना। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यो ही मेरा जीवन बीता। असहयोग आंदोलन के बाद 1.5 वर्ष तक चला था ना। तो कब तक चला था, तो 5 फरवरी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, चूंकि बहुत हिंसा हो गया था, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ये SST में था 10th में।
तो जब महात्मा गांधी क्या कर दिए थे, जलियांवाले बाग हत्याकांड के कारण क्या किए थे, जलियांवाले बाग हत्याकांड करें, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, जो कि हुआ था 5 फरवरी को। तो महात्मा गांधी ने फिर 12 फरवरी को क्या कर दिया था, इसको स्थगित कर दिया था, किसको, असहयोग आंदोलन को, इसी कारण से। तो फिर और डेट हमको कुछ पुख्ता याद नहीं है, लेकिन फरवरी में हुआ था, इतना हमको याद है, ठीक ना। तो उसी कारण से महात्मा गांधी जब स्थगित किए, इन्होंने बोला कि देर वर्ष में हम उधर ही रहें, चूँकि साइंस का विद्यार्थी था, तो क्या बोले, करीब साइंस का विद्यार्थी था, तो राजेंद्र बाबू कोई थे कि सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, तो सचिव मंत्री या मित्र जो कहिए, मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू कुछ फूलदेव सहाय वर्मा थे। जमाता बाबू उनके कौन थे, मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लैबोरेटरी में, उनके प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करें, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट थे, तो बोले कि उनके प्रयोगशाला में जाकर कुछ प्रयोग करो, ठीक ना, और उनसे कुछ सीखो। मतलब देख रहे हैं कितना कम उम्र में थे, मतलब कि ये, मतलब मान के चलिए 1921 में ये ISC में थे, यानी कि हम जैसे आप लोग हैं अभी ISC में, तो वो भी ISC में ही थे। उसी समय से इनके मन में जुनून था देश के लिए, और देश के लिए आगे आए। तो जिसको देश के लिए कुछ करना रहता है ना बच्चे, तो वो आगे आता ही है। हालांकि पहले शिक्षा पूरा कर लीजिए, अभी तो पूरा मौका है इस देश में, तो आप आ सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं था, इसलिए बचपन से ही लग गए देश को बनाने में, ठीक ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो कहिए मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे के पास भेज दिया गया। फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लाइब्रेरी में क्या करो, उन प्रयोगशाला में प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है। क्या बोल रहे, किसके लिए, मदन मोहन मालवीय जी के लिए। जयप्रकाश नारायण के हृदय में क्या है, मदन मोहन मालवीय जी के लिए पूजा का भाव है। परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी, क्या बोले, हिंदू विश्वविद्यालय में भी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बात करने लगे हैं, ठीक ना, BHU का, हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड होता है ना, प्रचार मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, मतलब सरकारी मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, और सरकार जो थी किसकी थी, ब्रिटेन की, मतलब ब्रिटिश की थी, अंग्रेजों की, तो मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। क्यों बोल रहे हैं कि वह स्वतंत्र नहीं था, इसलिए वो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ, मतलब बोल रहे कि तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, ISC की, मतलब कि इंटर का परीक्षा बिहार विद्यापीठ में इन्होंने दे दी, ठीक ना। पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण में सुना था अमेरिका के बारे में, मतलब स्वामी सत्यदेव के भाषण, किसके भाषण में अमेरिका के बारे में सुने थे, ये पूछता है। तो स्वामी सत्यदेव के भाषण में इन्होंने अमेरिका के बारे में सुना था, स्वामी सत्यदेव के भाषण में, ठीक ना, सुना था। कोई, मतलब कि समित अमेरिका के बारे में सुना था। कोई धनी घर का था, मैं हूँ नहीं, मतलब कह रहे कि हम कोई धनी घर के, अमीर परिवार के तो नहीं थे, ठीक ना, नहीं हूँ। थोड़ी सी खेती, और पिताजी नहर विभाग में जिलेदार, मतलब जिलेदार कुछ काम करते थे नहर विभाग में, तो कोई पद को जिलेदार कहते होंगे। बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नन गैजेट अफसर थे, मतलब नन गैजेट अफसर थे, ठीक ना। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजें, तो मैंने सुना था, इन्होंने सुना था फूलदेव राय के मुँह से, कि सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके क्या है, लड़के पढ़ सकते हैं। सोचो, पढ़ने के लिए, मजदूरी करने के लिए तैयार, और शायद गए भी थे। इसके आगे पढ़ते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, मतलब आंदोलन तो गिराव पर आ गया था, ठीक ना, असहयोग आंदोलन गिराव पर आ गया था, चढ़ाव पर था, उतर चुका था, ठीक ना। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त कर आऊँ, इसीलिए अमेरिका गया, अमेरिका गया, 2 बार इसको दोहराते हैं। कुछ लोग इसको क्यों दोहराते हैं, देखो इसका पता आपने चलेगा। अमेरिका गया पर जोर डालते हैं, क्योंकि अमेरिका के नाम पर न जयप्रकाश नारायण को मतलब बहुत ही उपहास किया गया था, इसलिए ये बार बार बोलते हैं अमेरिका गया, और अपना स्पष्टीकरण आगे देते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं। करे कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं हम किस नाम से पुकारूं। आज बरसों से गालियाँ देते रहे, क्या बोले, बरसों से हमको गालियाँ देते रहे। कितनी गालियाँ मुझे दी गई, चूँकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए अमेरिकी दलाल, क्या बोले, इसलिए अमेरिकी दलाल कहना, यहाँ पर 2 बार अमेरिका पर जोड़ दिए हैं। तो बोल रहे हैं कि चूँकि मैं अमेरिका में पढ़ा, इसीलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ। निक्सन को दे दो ताड़, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार, ये नारे लगे। तो जयप्रकाश नारायण को उपहास में कौन से नारा लगाते थे सब, तो बोल रहे थे निक्सन को दे दो ताड़। निक्सन कौन था, वो अमेरिका का उस समय प्रधानमंत्री होगा, तो कह रहे थे निक्सन को, राष्ट्रपति होगा, सॉरी, वहाँ राष्ट्रपति होते हैं। निक्सन को दे दो ताड़, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार, नारे लगे।
मित्रों, अब बोल रहे हैं, बोले क्या, मित्रों अमेरिका में बगानों में मैंने काम किया। अब बता रहे हैं अपना संघर्ष कि अमेरिका के बगानों में मैंने काम किया। देखो पढ़ने के लिए क्या क्या करते हैं। और एक हम लोग हैं, मिलता है तब पर भी क्या, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते हैं। बोले कि लोहे के कारखानों में काम किया जहाँ जानवर मारे जाते हैं, उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाने के 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। मतलब कुछ खाने के लिए हो जाता था, इतना वो कमा लेते थे। एक कटोरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे। मतलब एक कोथरी कर रहे हैं, कटोरी बोलते हैं। एक कटोरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए। मतलब कि कुछ इतना रुपया बचा लेते थे कमा के, कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे, कुछ फीस भी। और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं, मतलब कि छुट्टी जो कॉलेज में होती थी, लेकिन इनकी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धो या वेटर का काम किया, बर्तन धो लिया या वेटर का काम किया। तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। मतलब तो शाम को रात का खाना वेटर मतलब होटल में मिल जाता था, ठीक ना, मिल गया। किराया कहाँ से मकान का हमको आया। बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, एक चारपाई पर मैं गणे। किराया कहाँ से आया, तो हम ही जानते हैं कि बहुत दिन तक एक कमरे में 2 चारपाई पर लड़के नहीं सोते थे। एक चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था। अमेरिका में भी कोई होगा तो उन्हीं के साथ एक के चारपाई पर दोनों रह लेते थे हम। चारपाई मतलब उसको कहते हैं ना, चौकी खटिया ये सब होता है। हम दोनों साथ सोते थे और रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ता हूँ, इस गरीबी में करने की मैं पढ़ता हूँ अमेरिका में। इतवार के दिन यह कुछ और टाइम में या तो होटल में काम है, उसको छोड़कर जूते साफ करने का काम। मतलब कि होटल में काम करके फिर जूता साफ भी करते थे लोगों का, बैठ के कि कोई आए जूता साफ कर देते थे, जूते साफ करने का काम। शू शाइन पॉलर्स में उनके उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। क्या बोल रहे हैं, कमोड साफ करने का काम कहाँ करते थे, होटलों में करते थे। वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया। 3 महीने के बाद क्या हो गया, असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का। ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम। ट्यूटोरियल क्लास मतलब समझते हैं, घर घर जाके या फिर इनके पास मतलब कि होता है ना, अभी तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल हो गया। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं या ऐप है जिस पर आप जाके पढ़ा सकते हैं, समझ गए ना। इस पर जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपना सब्जेक्ट जिसमें आपको हुनर है। तो वही बोल रहे हैं कि मैं भी ट्यूटोरियल क्लास अब लेने लगा डिपार्टमेंट में, ठीक ना। और वहाँ पर बच्चे इनसे पढ़ने के लिए तैयार हो गए, अच्छा पढ़ाते हैं तो लेने लगा। तो कुछ आराम से रहा। इस बीच इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। कहें कि इन लोगों से पूछिए, लोग जानते हैं फिर भी मुझे गालियाँ देते हैं। अमेरिका में क्या बोल रहे हैं, विस्कॉनिस में, मैडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। मतलब कहने कि अमेरिका में, विस्तार में, मैक्सन में घोर कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट क्या था कि सत्ता में आने के लिए सब मारधाड़, मतलब कि हिंसा का प्रयोग करते थे, बहुत मारधाड़, ये सब मार दो काट दो, उसके बाद किसी प्रकार से सत्ता में आ जाओ। कम्युनिस्ट का ये विचारधारा, ठीक ना। वह लेनिन का ज़माना था। लेनिन क्या था, वो भी कम्युनिस्ट का ही समर्थन था। वह लेनिन का ज़माना था। वह ट्रत्स्की का ज़माना था। 1924 में लेनिन मरे थे। और 1924 में पढ़े होंगे ना आपने, 1921 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी, लेनिन ने की थी ना, याद करिए, 10th में पढ़े होंगे आप। 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, 1924 में, आप ये भी पढ़े होंगे, ठीक है, 10th में। तो क्या बोले, 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मार्क्सवादी बना था। और 1924 में ये मार्क्सवादी बन गया था। मार्क्सवादी वही विचारधारा से प्रभावित थे मार्क्सवादी के, जो कि बहुत ही अच्छा विचारधारा नहीं है मेरे मतलब से। मतलब जिनको अच्छा लगता है हो सकता है। अब क्या किसी को मार काट के सब आना राजनीति में, ये तो कहीं से अच्छा है ही नहीं। ये तो आप राजनीति को ही खराब बना रहे हैं और देश के युवा सब इसमें आए तो और खराब हो जाएगा। सब मार काट करते फिरेगा, क्या जरूरी है इलेक्शन लड़वाना, ये सब करना। आओ भाई मारो काटो और सत्ता में घुस जाओ। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा था, ठीक है। तो शुरू में ये इसी से प्रभावित थे, क्योंकि देश में उस समय माहौल भी ऐसा था, हो सकता है इस कारण से प्रभावित थे, नहीं तो क्या जरूरी। हालांकि आगे चल के इनका विचारधारा बदला और आगे चल के फिर ये मतलब हल्का गांधीवादी के विचारधारा से प्रभावित हुआ, यानी कि गांधी जी के विचारधारा से, अहिंसा से। गांधी जी में भाई दम भी था, अहिंसा का विचारधारा, उनके मुद्दों में, उनके बातचीत में, उनके गंभीरता में। हालांकि आजकल के युवा उनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, बस क्या वो सब 1-2 शॉर्ट्स नहीं चलता है यूट्यूब पे, तो उसको देख के बस उनको गालियाँ दे देते हैं। हालांकि ये सब सही नहीं है। अगर आप किसी को कुछ अगर बोल रहे हैं तो तर्क के आधार पर बोलिए, ठीक ना। उसके लिए तर्क होना चाहिए, ठोस प्रमाण की। कोई अगर कुछ पूछ दे उनके बारे में तो हाँ, पूरा अंदर से हम बता सकते हैं। अब बताइए, अब कुछ हम तो बहुत सारे को देखते हैं, गाली भी किस लिए देते हैं, भगत सिंह के नाम पे। और भगत सिंह खुद महात्मा गांधी का हाँ कई जगह बुराइयाँ किए हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो परस्पर विरोधी भाव में, नहीं, इसलिए नहीं। कई जगह महात्मा गांधी के बारे में अच्छा भी लिखे हैं, पढ़िए उनके, मतलब कुछ पढ़िए। और किसी भी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप महात्मा गांधी का विरोध मत करिए। आप किसी के और इसके विचार से प्रभावित नहीं है, आप उसका विरोध भी करिए, लेकिन
किसी दूसरे के बात पर किसी का विरोध करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप खुद से पढ़िए, आपके पास हर तरीका का तर्क आपके पास हो, पुख्ता आपके पास नॉलेज हो, तब आप किसी का भी विरोध करिए। आप अपनी विचारधारा को भी रखिए, हाँ, तब लोग आपका भी सुनेंगे। ऐसे बेतुकी बातें करना अच्छी नहीं होती। एक लय में जैसे अरे तुम ऐसे नहीं करेगा, ऐसे ही करेगा, ऐसे नहीं करेगा, तो ये सब क्या हो गया, एक लय में बात करना हो गया। ऐसे पता चलता है कि हम बेवकूफ़ हैं, है ना। जैसे कि हम भी अभी लय में बोले नहीं तुम ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा ही करेगा, तो ये बेवकूफ़ी हो जाती है। और किसी का परस्पर ऐसे ही विरोध कर देना ये बेवकूफ़ी वाली बात है। आप किसी का अगर विरोध करते भी हैं तो आपको विरोध कैसे करना चाहिए, परस्पर तर्क के आधार पर। देखिए कोई भी इंसान गलत सही नहीं होता, गलत और सही होता है। जैसे उसका रेशियो अलग अलग हो सकता है, 80% वो सही हो सकता है, 20% गलत हो सकता है, 17% सही हो सकता है, 30% गलत भी हो सकता है। तो ऐसे रेशियो में इंसान गलत होता है। तो आपको बताइए कि हाँ उस इंसान में मुझे ये अच्छाई लगी और ये खराबी लगी। ये नहीं कि पूरा खराब है, नहीं, कोई पूरा खराब नहीं होता, आप भी पूरे खराब नहीं हो सकते, ठीक ना। तो उसमें रेशियो का अंतर है। तो कोई इंसान ज़्यादा अच्छा होता है, कोई उससे रेशियो में थोड़ा कम होता है, हालांकि वो बदल भी सकता है, ठीक ना। कहाँ आते हैं अपने पॉइंट पर, ठीक ना। मार्क्सवादी विचारधारा का बन गया था और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवादी के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। मतलब देखिए अब जयप्रकाश नारायण उस विचारधारा समर्थन, देखिए ये हो गया ना, इनका कौशल बता रहे हैं अपना कि हमने अगर मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे तो क्यों थे, क्योंकि उस समय जितना भी ग्रंथ था उस विचारधारा का हमने पढ़ डाले थे। और कोई इनसे पूछता भी कि क्यों हो, तो भाई इनके पास ठोस पुख्ता सबूत था, ठीक ना। तो यही हम आप लोगों को भी करना चाहिए। किसी भी चीज़ का विरोध ऐसे मत करिए, लगना चाहिए कि हाँ आप पढ़े लिखे बच्चे हो, होनहार हो और आप में दम है आपकी बातों में, उस प्रकार से किसी भी चीज़ का विरोध करिए, ठीक ना। पुख्ता कि ऐसा है और ऐसा नहीं है भी और नहीं भी, दोनों सब चीज़ लेके चलिए, ठीक है। अब रात को रोज एक क्या बोल रहे हैं, दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय जो भी मार्क्सवादी शब्द थे ना, रात को रोज एक रसियन टेलर था, रोज एक क्या था, रसियन टेलर था, दर्जी था वो, मतलब उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे, उसके यहाँ क्या लगते थे, क्लास लगते थे। और वहाँ से जब भारत लौटता था, क्या बोल रहे कि वहाँ से जब भारत लौटता था घोर कम्युनिस्ट बन के, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटता था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ, बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ, मैंने जो लेनिन से सीखा था, क्या बोले, मैंने जो लेनिन से सीखा था वह सीखा था कि जो गुलाम देश है, मतलब कह रहे हैं कि लेनिन बोले थे कि जो गुलाम देश है ना, वहाँ जो कम्युनिस्ट थे उनको हरगिज वहाँ के आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। बोल रहे हैं कि जो वहाँ का कम्युनिस्ट है उसे हरगिज आज़ादी की लड़ाई से अपने को ज़्यादा अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा वर्ग क्लास, ठीक ना, कहते हैं, उस क्लास के हाथ में है, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो। फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट, ठीक ना, नहीं करना चाहिए, मतलब अपने को उससे स्वतंत्रता की लड़ाई से पृथक नहीं रखना चाहिए। इन्होंने क्या देखा कि जो मार्क्सवादी था, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस समय की, अभी की पता नहीं कैसी है, मतलब ध्यान देती है, वो भी तो टूटी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM और CPI में टूट गई, जो कि CPIM अभी लगता है महाराष्ट्र में है, कम्युनिस्ट पार्टी का एक जो है महाराष्ट्र में उसकी सरकार है, तमिलनाडु में शायद कम्युनिस्ट पार्टी की है, वो ध्यान नहीं आ रहा। तो और पहली सरकार, लेकिन सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनी थी, ये हमको याद है, 12th में उसका वर्णन सिविक्स के किताब में है, तो वो जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे वो पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पिछली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में आज से 3 दिन हुए, इस सरकार के बारे में आज से 3 दिन हुए करें, ठीक ना। गफूर साहब मिलने आए थे, क्या थे, गफूर साहब जो थे किनसे, जयप्रकाश नारायण से मिलने आए थे, वह प्रेम से मिले, ठीक ना। उसके 2 दिन बाद चंद्रशेखर बाबा मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले, चंद्रशेखर बाबू भी इनसे मिलने आए, ठीक ना, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी के नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं, मतलब लोकतंत्र का सबक किससे सिखाते हैं, किनको, जयप्रकाश नारायण को। सब इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वो जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी कह रहे हैं कि उनमें से किसी को अधिकार नहीं है कि वो हमको लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वो लोग हिम्मत भी करते हैं। और हरकत देखिए, कह रहे हैं कि और हरकत देखिए क्या, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। मतलब कि जयप्रकाश नारायण क्या बोले, अहिंसा से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने क्या अहिंसा का सहारा लिया, बोला भी था, आगे भी बोलेंगे, अहिंसा का सहारा लिया ये जुलूस को करने के लिए। उसमें कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि हिंसा जब हो जाता है ना बच्चे, देखो हिंसा किस लिए नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि हिंसा से वो चीज़ मिल जाएगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, या फिर हिंसा ही करके वो चीज़ मिल सकता है। लेकिन जब हिंसा हो जाता है ना तो सरकार एक्शन में आ जाती है, वो अपना पावर भी दिखाने लगती है। लेकिन लोकतंत्र जो हमारा संविधान, उसमें अधिकार है कि शांतिपूर्ण हम किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध कितने भी बड़े लेवल पर हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि गलत चीज़ों का विरोध करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, वो तो गलत ही होगा।
लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हम किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं। लेकिन वही हिंसा हो गया तो सरकार अपना फौज बुला लेगी, मिलिट्री बुला लेगी, तो आपको करने देगी? क्या लगता है आपका पावर उसके फौज मिलिट्री के सामने टिकेगा? और वो आप कितना भी सही होंगे, लेकिन अगर आप हिंसा का सहारा ले लिए तो वो गलत ही हो जाएगा सरकार की नज़र में, क्योंकि आपने हिंसा कर दिया। वहाँ के आम लोगों को, आम जनता को, बहुत सारी चीज़ों को, वाहनों को, ये सबको क्षति हुई कि सरकार एक्शन में आ जाएगी, कहेगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप अपना प्रदर्शन कीजिए, हम पर ध्यान देंगे। यही सब बात है। तो हिंसा अहिंसात्मक रूप से किया गया, मतलब शांतिपूर्ण तरीका से। ये बोल रहे हैं कि हजारों लोग आ रहे हैं, ठीक ना, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग आ रहे हैं, वही पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेल से आ रहे हैं, कोई ट्रक भर रहे, कोई क्या बोल रहे हैं ट्रक भर, मतलब बिहार में है ना, मेला देखने भी जाओ तो पूरा ट्रक भर देता है ट्रक भाड़े पर लेकर आ रहे हैं, ट्रक भाड़े पर लेकर आ रहे हैं, डीजल अपना खरीद कर लेके आ रहे हैं, ठीक ना। जहाँ तहाँ रोका है इनको, जहाँ तहाँ क्या बोले रोका है इनको, जहाँ तहाँ क्या बोले कि रोका है इनको जहाँ तहाँ, ठीक ना। लड़कों को पीटा, बोल रहे हैं कि लड़कों को पीटा भी, मतलब आप पुलिस के बारे में बोल रहे हैं, लड़कों को पीटा, गिरफ्तार किया, अनायास कोई कारण नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि अब हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आंदोलन इतना बड़ा है इसलिए अनायास तरीके से, मतलब उस समय देश में गड़बड़ी था, जब वो शांतिपूर्ण तरीका से हो रहा था तब पर भी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि मेरे लड़कों को रोका गया, पीटा गया, ठीक ना। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं और बोल रहे हैं कि हमरे विरोध करते हैं, हमरा से आके मीठी मीठी बात कर रहे हैं, मतलब कि करें कि देश के प्रति देखिए उन लोगों के मन में क्या विचार है। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, क्या बोले कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है। बोल रहे हैं कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, इसमें वह खतरा है, जबकि मेरा तो आंदोलन भाई हिंसात्मक है बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बोले कि हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। जयप्रकाश नारायण बोले कि मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। बोल रहे हैं कि मतलब पुलिस सब बोले हैं कि मतलब कोई पुलिस के पास क्या होंगे कि हमको गोली चलने की भी जरूरत पड़ सकता है, तो बोलते हैं जयप्रकाश नारायण इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, वो सब बोलता है ना। आंदोलन हमारे किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आंदोलन मेरा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है। बीच में यह डाइवर्सन, मतलब बीच में यह डाइवर्सन मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाना, इधर उधर पथभ्रष्ट होना, ठीक ना, रास्ता भटक जाना हो जाए, रास्ते से ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। बोल रहे हैं कि रास्ते से हम लोग भटक जाएं, यह नहीं चाहते। तो सोचिए, तो चलिए जो आप कहते हैं वह मान लेता हूँ, ये तो बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, मतलब ये तो बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, लेकिन चूंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए शांत है। उधर से जाना था आप इधर से क्यों आए, इधर से जाना था आप इधर से क्यों आए। हालांकि वो उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारे छात्र संघर्ष समिति के वहाँ जेल में हैं, छात्र संघर्ष समिति के यहाँ जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता, क्या बोले, मैं नहीं जानता कि अंग्रेज सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार के व्यवहार कभी हुआ होगा। मैं नहीं जानते थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार के भी ज़माने में महात्मा गांधी शांतिपूर्ण आंदोलन करते थे, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन का, हिंसात्मक रूप से आंदोलन का अंग्रेज सरकार भी उतना खुल के विरोध नहीं कर पाती थी जितना इन्होंने कहा। कि मैंने नहीं देखा था अंग्रेज सरकार में भी जितना अभी हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से भी इसको पकड़ लिया जाता है। अभी भी एक दो केस में अभी मीडिया पर या फिर इधर उधर, मीडिया पर तो हालांकि दिखाता ही नहीं है पता नहीं वो सब क्या क्या दिखाता है मीडिया वाला, हमको समझ ही नहीं आता है। लोग उसका देश से कोई लेना देना भी नहीं, उसी को दिखा रहा है, और देश के मुद्दे से जिसकी बातचीत करते हैं, बेरोजगारी की, ये सब की कोई बात नहीं होता मीडिया पर, ठीक नहीं सबका। और बहुत सारा ऐसा भी घटना अभी हुआ है तत्काल का, जो अभी समय है 2024 आ गया, 23-24 में ऐसी घटना 22 में भी हुई है कि मतलब लगेगा कि लोकतंत्र का तो हनन हो गया, मतलब कोई सुनवाई नहीं, कहीं पर कुछ भी हो रहा है, ठीक ना। चलिए, अभी तो आप लोगों की वो उम्र नहीं है कि आपके साथ शेयर किया जाए, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हालांकि उम्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है, गलत है, कोई भी उम्र में कोई बच्चा कहीं भी अपना रास्ता बना सकता है, ठीक ना। उधर जाने से मेरा कोई जवाब नहीं। खड़ा लड़का हमारी छात्र संघर्ष समिति वहाँ जेल में है, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेज सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ होगा। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिया गया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट अपने अखबार में पढ़ी होगी, क्या बोले कि मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबार में पढ़ी होगी। सारे डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ है, सारे डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आता है इन लोगों को डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जनता का अधिकार नहीं है। बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता का अधिकार नहीं है कि जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे। बोल रहे हैं ना, देखिए आगे नहीं इस बात पे जयप्रकाश नारायण को कि लोकतंत्र में जनता को ये अधिकार नहीं है कि कहीं भी शांतिपूर्ण सभा करे, क्यों ना करे, ठीक ना। इसी प्रकार से आप आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे वो करें, कि जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे, उनका वो अधिकार है। हमारे पूर्वजों ने उनको ये अधिकार दे के गए हैं, ठीक ना। जो संविधान सभा का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान बनाया। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, ठीक ना। उनको पूरा अधिकार है, मतलब कि राज्यपाल के फिर पूरा अधिकार है।
हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। हाँ, कह रहे हैं कि हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है, ठीक ना, हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। हिंसा करे तो दूसरी बात है। क्या बोल रहे हैं कि हाँ, यहाँ तो कोई हिंसा भी नहीं कर रहा भाई, तब क्यों ऐसे कर रहा है सब, ठीक ना। तो बोले हमसे मिलने आए, ठीक ना। क्या बोले कि हमसे मिलने आए एक पुलिस उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा नाम लेना, क्या बोले नाम लेना सही यहाँ ठीक नहीं होगा। बोले कि बहुत उच्च अधिकारी थे, उनका नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, कहीं बेइज्जती उज्जती नहीं हो जाए उनका, यहाँ ठीक नहीं होगा। कि मैं दीक्षित जी के मुँह से सुना है, कि मैंने दीक्षित जी के मुँह से सुना है, जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। कि कह रहे हैं कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना था, वो अधिकारी बोल रहा था जयप्रकाश नारायण जी से, कि मैं नहीं होता तो बिहार क्या होता, जल गया होता। ये क्वेश्चन पूछता है, जयप्रकाश नारायण तो बिहार क्या होता, है ना। जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा आप सोचते हैं, ठीक ना। ये बोले तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है। मतलब जयप्रकाश नारायण बोले कि जब आप मेरे बारे में यह सब सोचते हैं, जयप्रकाश नारायण जी क्या बोले कि जब आप मेरे बारे में यह सब सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के खिलाफ यह सारा क्यों होता है, क्यों कर रहे हैं, हमारे अथी को, नेतृत्व को रोक रहे हैं। देखिए आप आगे बोलेंगे। तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और सभा होने वाली है, क्यों लोग को रोकते हैं आप। मतलब कि जब मेरे से इतना आपको उम्मीद है तो क्यों लोगों को आप रोकते हैं। जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने के लिए बैठे हैं, कह रहे हैं किसकी तरफ से आप शासन करने के लिए बैठे हैं, जब जनता को कुछ करने नहीं दे रहे हैं। जनता के आप प्रतिनिधि हैं, आप जो कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। मतलब ये इनका आशय यह था, करने के लिए बैठे हैं आप, ठीक ना। आपकी हिम्मत की लोगों की पटना में आने से रोक लें, आपकी हिम्मत की लोगों को पटना में आने से रोक लें, उन्हीं का अथी आपको करने के लिए मिला है और आप उनको रोक लेंगे, ये बहुत गलत है, ठीक ना। उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है, मतलब करें उनकी राजधानी और आपकी भी राजधानी है, अभी तो देश के नागरिक है ना, है रोकने की कोशिश करें चाहे कुछ हो। पुलिस वालों का देश है, मतलब यह पुलिस वालों का देश है। क्वेश्चन करते हैं कि क्या यह पुलिस वालों का देश है या जनता का देश है, फिर उत्तर देते हैं गुस्सा में, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को, ऐसे नेता क्या बोले कि ऐसे नीचता का व्यवहार, ऐसा नीचता का व्यवहार, मतलब हाँ ऐसा नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्दों में प्रयोग कर रहा हूँ मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। मतलब कि जनता का उनका अधिकार से उल्लंघन करना या नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। समझ रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का दुश्मन हैं। उनकी गिरफ्तारी करते हैं, मतलब जनता की गिरफ्तारी करती है जो शांतिपूर्ण रहते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, यह डेमोक्रेसी के शांतिपूर्ण जनता पर अधिकार करना, और जो ऐसे छुत्तम छुत्ती सब कर रहा है उसका कुछ नहीं होना, ये सब लोकतंत्र है। अभी दिन दहाड़े गोली चल रहा है, देख रहे हैं ना मीडिया में चलती भी सब खबर, तो आप लोग भी देखे होंगे। दिन दहाड़े गोली चलता है कि उसको मार दिया, वो उसको मार दिया, अब कोई नहीं सोशल मीडिया पर ट्वीट भी करता है। ये सब बड़ा मतलब कि अभी भी मतलब दयनीय स्थिति होते जा रहा है, थोड़ा सा उस समय तो था ही। इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, ठीक है ना। उसका नेता कौन रहेगा, युवक रहेगा। जो भी आंदोलन इसमें उठेगा उसका नेता युवक ही रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं हमको, मतलब करे उसमें कोई संदेह नहीं है हमको। मित्रों एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वो कुछ चिंता में पड़े होंगे। कहें कि डॉक्टर रहमान अगर यहाँ बैठे होंगे तो वो कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मतलब कि उस समय इनको हृदय का कुछ मतलब दिक्कत भी होगा, इसलिए बोल रहा है कि जोर से वो बोल रहे होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि हृदय पर मेरा असर इसका बुरा होगा। रहमान होंगे तो उनको यह बात मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा। अब डॉक्टर थे उनके, अब जरा अपने को बांध के बोलूँगा, अब जरा धीरे धीरे बोलूँगा, मतलब दर्द का आभास हुआ होगा तो बोले कि अब जरा धीरे धीरे बोलूँगा, ठीक ना। देख रहे हैं ये लोग मतलब देश के लिए कितना मतलब ये सब अपना सब चीज़ दे दिया है। अभी हाल में ही मैं बेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। क्या बोल रहे हैं, मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है, कह रहे मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है किनका, ठीक ना, उमाशंकर जी से। तो 32-33 के आंदोलन जो चल रहा था उसमें हम अंडरग्राउंड बम्बई में ठीक ना, वह रहते ही थे अंडरग्राउंड नेता, मतलब वह रहते ही थे अंडरग्राउंड नेता। और क्या बोले, और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस का मालिक भी थे उसकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ क्या कहा, अरे यार सब क्या हो रहा है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनको कहा ब्रेन ऑफ बम्बई कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा, बोल रहे हैं अपने मुंह से, अपनी प्रशंसा मैं नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठ
घनिष्ठता मित्रता हुई, मतलब करें कि घनिष्ठ मित्रता हो गई, न टूटने लायक। और क्या बोले, अंडरग्राउंड जमाने की जो, और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे वह कहीं रहे ठोस रहती है। करें कि वह कहीं रहे ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं, उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो तो मित्र मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं। बोल रहे हैं कि सबको लग रहा था कि इंदिरा जी से क्या है, सबको लग रहा था कि इंदिरा जी से इनका मेल मिलाप नहीं है, तो बोलते हैं बे सुनो, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से मेरा झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। मतलब समझ रहे हैं, बोल रहे हैं कि व्यक्ति से झगड़ा किसको, मूर्खों को होता है। मुझे नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है। मतलब कि इंदिरा जी का सिद्धांत नीतियाँ उस समय अच्छा नहीं थी, तो इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, इंदिरा जी से नहीं, इंदिरा जी के सिद्धांतों से झगड़ा है। मुझे इंदिरा जी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको कोई आघात नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन देश के नागरिक होने के कारण हम उनका नीति स्वीकार नहीं करेंगे, उनका सिद्धांत नहीं स्वीकार करेंगे। इस पर तो मेरा किसी का दबाव नहीं है। हाँ, और ये मूर्खता है कि हम किसी व्यक्ति से दुश्मनी करें। हाँ, व्यक्ति गलत नहीं होता, उसके सिद्धांत, नीति, आदत, व्यवहार ये सब गलत होते। तो भाई मुझे चीज़ है आक्रोश से, मतलब गुस्सा है तो उस सिद्धांत से है, मैं बदलूंगा तो उस सिद्धांत को बदलूंगा। इंदिरा गांधी को मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे, ठीक ना। ऐसे वो बोलते हैं, जो कार्य गलत होगा, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत वही प्रिंसिपल नियम गलत होंगे, जो क्या बोल रहे हैं, जो पॉलिसी गलत होगी, पॉलिसी मतलब गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। कहने कि मैं विरोध करूंगा अपनी बुद्धि के मुताबिक, बुद्धिमान तो ये थे ही, मैं करूंगा, ठीक ना। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस समय, उस जमाने में, लेकिन जब जुर्रत होती थी, मतलब जुर्रत थी इनके अंदर, हम लोग कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। मतलब कि बापू देख रहे, मतलब महात्मा गांधी विचार से सहमत थे, तो बोल रहे थे कि बापू से हम लोग कहते थे कि बापू नहीं मानते हम ये बात। मतलब जब उनसे सहमत नहीं होते वो बात से, तो कहते कि बापू हम ये बात नहीं समझे, हम नहीं मानते हैं। तो अब बातें आगे बताते हैं। और बापू में इतनी महत्ता थी, कहने कि बापू इतने महान थे कि इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, कि वो बुरा नहीं मानते थे किसी का बात का। और अभी बोल दो मुंह पर जाकर राजनेता सबको तो मरवाइए देगा, मतलब अभी ऐसे गुंडे सबका तो राज है भाई। तो बोल रहे हैं कि ऐसे वैसे, और इसमें उनकी इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि छात्र थे। और महात्मा गांधी उस समय देश के सबसे प्रभावशाली नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। मतलब 1916 से 48 तक तो मान लो कि उनका समय ही था। तब पर भी बोल रहे हैं कि उनमें इतनी महत्ता थी कि वो इस सब बात का बुरा नहीं मानते थे। फिर भी क्या कहते थे, बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। मतलब कि कहने कि अगर हम गोसाई हो जाते थे हम लोग, तो वो बुरा नहीं मानते थे। हालांकि इग्नोर भी कर सकते थे महात्मा गांधी के सामने, सब तो बहुत छोटा नेता थे अभी, जैसे अभी जयप्रकाश नारायण के सामने, या फिर मान चलो मोदी के सामने हम लोग जाकर क्या बोलेंगे, कुछ बोल पाएंगे भाई, कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि उस समय उनमें उतनी महत्ता थी कि हमको बुलाते भी थे और समझाना भी चाहते थे, समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। मतलब कह रहे हैं कि जब उनके बात से सहमत नहीं होते तो उनकी भी आलोचना की थी, लेकिन वो बुरा नहीं मानते थे। अभी इंदिरा गांधी आपातकाल लगा देती है। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था। मतलब कल उस जमाने में बताएं मार्क्सवादी क्या होता है, मतलब हिंसा का प्रयोग करना पश्चिम में आने के लिए। तो पूरा मार्क्सवादी था। मार्क्सवादी हिंसक होते हैं, वो सब हथियार उपचार का प्रयोग करके, सब लड़ाई झगड़ा करके सत्ता में आते हैं। बाद में लोकतांत्रिक, तो उनकी भी आलोचना की है मैंने, ठीक ना। उस समय मैं घोर मार्क्सवादी था, समाजवादी बना, फिर मार्क्सवादी, लोकतंत्र, बाद में मैं समाजवादी बना। समाजवादी अच्छा विचारधारा है, मतलब कि सभी लोगों का समान अधिकार होता है, समाजवादी। हालांकि लोकतंत्र भी और पूंजीवादी, मतलब हमारे मिश्रित है। पूंजीवादी अच्छी, समाजवादी सब तो आप जानते ही होंगे। पूंजीवादी में क्या होता है, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, ठीक ना। निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है पूंजीवादी में। समाजवादी में सरकार का अधिकार होता है, मतलब सरकार नहीं, सरकार का अधिकार होता है तो उसमें कुछ नियम होते हैं। निजीवादी का भी, निजी लोगों का भी अधिकार होता है, उसमें कुछ नियम होता है। सरकार का अधिकार होता है तो कैसे होता है, सरकार मतलब समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार दे पाए उसमें, इसलिए समाजवादी होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ लोगों का हनन हो जाता है। जैसे किसी में ज़्यादा क्षमता है, मान के चलते हैं, जैसे किसी में ज़्यादा क्षमता है, वो पढ़ लिख के कुछ बड़ा कर लिया, कुछ बहुत अमीर बन गया, तो उसमें समाजवादी में क्या होता है कि सरकार अगर चाहे तो उसकी संपत्ति छीन के गरीबों में बांट सकती है। तो मतलब इसमें कुछ हनन भी होता है। इसलिए भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। और विचारधारा समाजवादी ही, ज़्यादातर सरकार की जो देश का विकास चाहती है वो समाजवादी विचारधारा ही लेकर चलती है। हमारे भी देश में लगभग लोग समाजवादी विचारधारा ही लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं, क्योंकि सभी लोगों को कुछ अधिकार समान देना चाहते हैं। कुछ को कि भी किसी को घर का कमी ना हो, नल जल लगाएं तो सभी का, मतलब कि ऐसा था ना, कुछ योजना आती है ना, जैसे कि चलिए घर बनाने का योजना है, सभी का, लेटरिन बाथरूम ये सब, जल नल जल तो सभी को आया ना। तो सरकार तो कोई भी काम करती है तो समाजवादी तरीकों से ही, लेकिन अर्थव्यवस्था मिश्रित है ताकि किसी के अधिकार को छीन के किसी को दिया न जाए, सरकार ये ना करे, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं किंतु
बापू के मृत्यु के बाद कई वर्षों बाद 1954 में मैं नारवोदय में आ गया बिहार में। यानी कि बापू की मृत्यु के बाद मैं 1954 में नारवोदय बिहार में आ गया। जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्या बोले, जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता, मैं उनको भाई भी कहता, मतलब जवाहरलाल नेहरू सब थे, ये सब उदार नेता थे, मतलब महान हृदय के थे, ये सब जल्दी किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। उनका बड़ा स्नेह था। अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार कह रहे थे कि हमने नेहरू जी का परस्पर ऐसा विरोध किया था कि अभी के नेता होते तो मतलब पता नहीं क्या बोलते, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा बोलते हो, ठीक है विरोध करना, क्योंकि दूसरा पार्टी शो करो ना विरोध कर देता है तो नेता सब खराब हो जाता है। तो बाहर निकल के वो सब मुस्कुराते थे, कहते हाँ अच्छा विरोध किया, मुद्दा ऐसा, मतलब कि वो सब तो नए नए अभी देश के विकास करने के लिए आए थे और वो सब प्रतिभा खोजते थे कि मतलब कि जिसमें भी हुनर रहे वो देश के विकास के लिए आगे आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बोले उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे, कहते कि पता नहीं क्यों मुझे वह बहुत मानते थे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। लेकिन कह रहे हैं उनकी कटु आलोचना करता था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कोई बात का मतलब कभी कभी ऐसा बात बोलते थे जो कि लगता था कि उनका व्यक्तिगत अपना वो करना, हालांकि समाज के लिए ही था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लगता था कि इसलिए कहते कि कई बार बोल देते थे। लेकिन उनमें भी बड़प्पन था, क्या बोल रहे हैं कि उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूँ कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर बहुत नाराज़ हुए। मतलब कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत बार बुरा नहीं मानते थे, लेकिन एक बार मैंने बहुत, खुद भी कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लगता था, सख्त भाषा का प्रयोग कर लिया था, इसलिए बुरा माने थे। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी किया कि यह बहुत गलत काम है आपने किया है, ठीक ना, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़ी ही दिन 18 महीने बाद वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। मतलब करे कि देश का दुर्भाग्य है कि उतने अच्छा नेता लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, मतलब बहुत ईमानदार थे। उनके बारे में कभी केस स्टडी या फिर कभी उनके बारे में पढ़िएगा, बहुत ईमानदार थे वो, ठीक ना, बहुत ज़्यादा। और देश के काम भी, मतलब एक दो हुए थे, उसी समय चीन से भी युद्ध हो गया था भारत का, और भी कुछ भारत में मतलब कि स्थिति भी थोड़ी सी गड़बड़ थी, हरित क्रांति ये सब भी उसी समय हो रहा था। तो उन्होंने जय किसान जय जवान जय किसान का नारा दिया था देश के हौसलों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हरित क्रांति था किसानों के लिए। तो किसानों के लिए बोले जय किसान, जय मतलब जवानों के लिए, मतलब जवान उधर 1965 में लड़ रहा था चीन से, जवान के लिए क्या बोले जय जवान, और किसानों के लिए भी एक ही नारा बोले जय किसान का नारा उन्होंने पेश किया, ठीक है। उसके बाद इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं, कौन दिए थे, तो हम उनके बारे में बताया, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, ठीक है। अब आते हैं बुक पर। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद थे वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उनमें कई ज़्यादा गंभीर और बोल रहे हैं सीरियस हैं। बोल रहे हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू के साथ मेरा मतभेद था उससे बहुत ज़्यादा सीरियस था इंदिरा जी के साथ मतभेद का। अब बोल रहे हैं जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, क्या बोल रहे हैं, तिब्बत और चीन के मामले में मतभेद था, हंगरी के मामले में था। मतलब कि यहाँ पर नेहरू जी से बहुत बड़ी गलती हुई थी। उन्होंने क्या किया था पता है, जब वो गए थे, मतलब चीन से पंचशील समझौता किए थे। आप लोग जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे वो पढ़ेंगे बुक में, चीन से जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्या कर लिया था, पंचशील समझौता किया था। तो मतलब जैसे बड़ा बड़ा नीतियाँ एक ही थोड़ी रहता है, लेकिन आएगा तो मुख्य रूप से ही उन्हीं पर कि जवाहरलाल नेहरू ने किया, तो उन्होंने किया था। और वहाँ पर पंचशील समझौता क्या हुआ, चीन ने उसको नहीं माना और 1962 में भारत पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और 1962 में भारत पर हमला किया, और जबकि सरदार पटेल उनको चेताए भी थे, किनको, जवाहरलाल नेहरू को, कि चीन से थोड़ा सा सख्ती से रहिएगा, बच के, कि बाद में हमला भी कर सकता है अपना अथी बढ़ाने के लिए। सरदार पटेल जी गम गए थे इस बात को, ठीक है ना, उन्होंने बोला भी था। लेकिन नेहरू जी एकदम अस्वस्थ थे, व्यक्तिगत मित्रता उनकी इतनी अच्छी थी ना चीन के प्रधानमंत्री से, वो अस्वस्थ हो गए थे कि नहीं चीन के प्रधानमंत्री भी अच्छे हैं। उन्होंने ऐसा बोला भी था कि चीन के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी है। तो बोले कि भाई व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी से होने शुरू हो जाओ, पूरा देश के लेकर चल रहा है। तो इसी प्रकार से और चीन ने 1962 में फिर हमला कर दिया, और इसी को क्या हुआ ना कि नेहरू जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक हुआ, और 2 साल के बाद वो 1964 में गुजर चले। इसका ही वर्णन करते हैं। देखिए, मतभेद था, तिब्बत के मामले पर मतभेद था, चीन के मामले पर मतभेद था, हंगरी के मामले पर था, और ये सब मैं ऊपर से बता रहा हूँ। हालांकि ये सब बहुत डीपली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊँ तो मैं पॉलिटिकल साइंस भी इसी चैनल पर पढ़ा दूंगा, ठीक ना, मैं कोशिश करूँगा उसका भी वीडियो लाने का, अगर समय मिलेगा तो, ठीक ना। अगर अभी तो हिंदी चल रहा है तो पॉलिटिकल साइंस का भी होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें डीपली सब वर्णन करूँगा। हिस्ट्री का भी पढ़ा दूंगा, मतलब आर्ट्स का जितने भी स्टूडेंट हैं ना, आर्ट्स में पढ़ा सकता हूँ, आर्ट्स पढ़ा दूंगा। साइंस मुझसे कम उम्मीद है कि बनेगा, अगर उसका प्रैक्टिस करूँ तो, क्योंकि मैं जो साइंस का छात्र नहीं हूँ। मैंने 12th में थी अपना इंटर जो था वो थी आर्ट्स से ही किया है, ठीक है, इसलिए। तो आगे पढ़ते हैं। गर्व नहीं करता हूँ, मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी के बाद में मानना पड़ा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना भी पड़ा इस बात को। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनका हृदय ऐसा चोट लगा, उनके हृदय में ऐसी चोट लगी, चीन ने जब उनको धोखा दिया, कर दिया हमला, चोट लगी कि 2 बरस में चल गए, मतलब 2 बरस में
चल गए, मतलब नहीं बच पाए। 1964 में उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक के कारण। संभाल नहीं सके, ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया देश पर। बताइए, कोई इंसान अपने देश के लिए इतना कर रहा है और उसको मतलब ऐसा मतलब धोखा मिल जाए तो उसको बर्दाश्त होगा? किसी भी इंसान को, किसी को नहीं होगा कि अचानक मतलब जिससे उम्मीद रखे थे वो हमारे देश के इतना क्षति पहुंचा के चल गया और अभी हमारे देश ही सब जल में फंस लेता। तो उनको हार्ट अटैक हुआ और नहीं बच पाए। लेकिन होता है ना, हार्ट अटैक हो या कुछ भी, लेकिन आपने सिर्फ अपना ही व्यक्तिगत रूप से नहीं ना किया, आपने पूरा देश को, तो उसके लिए तो उनका आलोचना बनता भी था। तो इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान से पूरा देश नहीं चलता, बहुत से लोग थे देश। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी थोड़ी इनकी भी गलती थी, तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था। बोल रहे हैं कि चीन से उनको आशा नहीं थी कि ऐसा करेगा, और लेकिन इनकी गलती यहीं पर हो गई थोड़ी सी, और चीन ने मतलब कि कर दिया थी। वहाँ पर पता है क्या लगा दी थी? चीन के बॉर्डर पर अर्धसैनिक तैनात था, मतलब आधा सैनिक पहरा देता था, क्योंकि उनको लगता था कि खतरा ही नहीं होगा चीन से। और चीन वाला क्या किया, अर्धसैनिक था, मार के तोड़ दिया। देखिएगा ना, चीन पर एगो मतलब हम भुला रहे हैं, क्या तो नाम है फिल्म का, याद आएगा तो फिर पीछे बता देंगे, ध्यान नहीं आ रहा। अंतर्देशीय प्रश्न में नहीं था उतना मतभेद, ठीक ना। अब एक बात ले लीजिए, जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है, जिसके चलते क्या बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में, वह क्या है? इलेक्शन का खर्च अभी भी है भाई। इलेक्शन का खर्चा बहुत ज़्यादा, करोड़ों करोड़ों में जनता का, और खर्च करने के लिए कहाँ से लाएगा राजनीतिक से पैसा? कहाँ से लाता है? देखिए बताते हैं। खर्चा खर्चा चुनाव का खर्चा, शायद पेपर सुनाया जिसमें वर्णन किया, अगर नहीं किया तो मैं भी बता दूंगा। देखिए, करोड़ों रुपये वो चुनाव में खर्च करेंगे, ठीक ना। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगेगा, समाजवाद का नारा लगेगा, और एक यह सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग से, क्या बोले, ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। सही ना बोले भाई? ब्लैक मार्केटियर से आप अपना पैसा कहाँ लाएंगे? भाई चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं चुनाव में, तो क्या करेंगे? गलत लोगों से पैसा लेंगे, और जब आप गलत लोगों से पैसा लीजिएगा तो उनका समर्थन भी करना पड़ेगा। अगर वो गलत भी रहेंगे तब पर भी वहाँ समर्थन करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपने उनका पैसा लिया। जब आप पैसा खाएंगे गलत लोगों से तो गलत लोगों का साथ देना पड़ेगा। तब तो गलत लोग इतना मतलब सत का ऊपर वाला काला वाला बत्तम खोल के इसे उठा के इसे सीना चौड़ा करके चलता है, और लगता है कि भाई हम लोग तो उसके सामने चूहा है ना। ऐसे वो सब चलेगा। अब आगे देखते हैं। अकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपये जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। करोड़ रुपये मतलब कि ब्लैक मनी का होता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, वो सब गलत लोगों से लेते हैं, उनका समर्थन भी फिर करना पड़ता है। क्यों हम लें? क्यों समर्थन करें वैसे लोगों को? कम खर्च में चुनाव किया जाए, ठीक ना। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई इस चुनाव के पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव के खर्च को क्या बोल रहे हैं? चुनाव के खर्च को कम करना ही होगा। क्या बोल रहे हैं? चुनाव के खर्च को कम करिए, तब होगा कुछ उपाय है, ऐसे नहीं। आप आपकी इस गरीब उम्मीदवार खर्च, क्या बोल रहे हैं? आपकी इस गरीब उम्मीदवार खर्च मतलब गरीबी, ताकि गरीब उम्मीदवार भी खड़ा हो सके, ठीक ना। मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, ठीक ना। गरीब पार्टी क्या बोलेगी, गरीब पार्टी जो गरीब के लिए, क्या बोलेगी, गरीब पार्टी भी खड़ा हो सके, जो गरीब के लिए, जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? कोई नहीं सुनता। तो ये करे कि गरीब उम्मीदवार भी खड़ा हो सके ताकि देश चल सके, ठीक से। सुनता है कोई? प्रेस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। कहने कि दलविहीन, जिसमें कोई दल ही नहीं होगा, उसकी स्थापना करना चाहता हूँ। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में करता रहा हूँ। और क्या बोल रहे हैं? और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधि स्थापित हो सके, इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन में संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में विशेष बुद्धिजीवियों में काफ़ी भ्रम फैल गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूँगा कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवादी के अनुसार समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक ना, वैसे वैसे समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज अस्तित्व का क्षय होता जाएगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज
चयन के मताधिकार का हाथ होता है। और करें न उम्मीदवार के चयन में मताधिकार का हाथ होता है। मताधिकार का उम्मीदवार के चयन से कोई हाथ नहीं, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों के कमियों की दूर करने का प्रयत्न करना कि मैं इन दोनों कमियों को दूर करने की प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक ना। ये इनका था कहने का कि मैं प्रयत्न कर रही थी सब कमियों को दूर करने का। अपना देश पिछले क्या करें, अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसे इसके बावजूद इसके लिए हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों के लोकतंत्र समाज में जो प्रतिभावी शक्तियाँ यानी परस्पर क्या बोल रहे हैं, यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ होती है। जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधि पर नियंत्रण पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रेल होते हैं। शिक्षित शक्तियाँ होती है, जमान प्रबल होती है। शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है। इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यह नितांत अभाव है। क्या बोल रहे हैं, यहाँ नितांत अभाव है इन सब चीज़ों का। ऐसी स्थिति में यहाँ लाना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में हमारे लोकतंत्र केवल वो जयप्रकाश नारायण कहे कि ऐसी स्थिति में हमारे लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है, ठीक ना। कुछ नहीं बचेगा इसमें, कुछ प्रभाव ही नहीं है इन सब का। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता की सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं, ठीक ना। निरंकुश हो जाते हैं, बिना मतलब को जो मन में आता है वो, और स्वतंत्र रूप से अपना काम करते लगते हैं। ये सब सही नहीं है। मतदाता का उन पर अधिकार होना चाहिए, और जनता का किसी प्रकार का अंकुश, और क्या करें, जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवा इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे सकती है। कह रहे हैं कि जनता का भय उन पर बरकरार रहना चाहिए, सिवाय इसका भी होना चाहिए कि वोट नहीं देंगे, ये तो सही है कि उसका डर उसको रहना ही चाहिए, लेकिन ये भी डर रहना चाहिए वर्तमान में वो कर रहा है, जनता उसको सबक सिखा सकती है, तो उसका डर उस समय लगता था किसी में नहीं था अभी भी। परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचार आदि के कारण निष्प्रस हो जाता है। हाँ देखिए, जातिगत तो चलता ही है भाई, बहुत बुरा है सब। कह रहे हैं कि वो भी रुपया के दम पर, यानी कि 5 साल में काला धन छापा, जाके घर घर बांट दिया, एकदम मुखिया के बाद के चुनाव विधायक करे, ले कॉपी बोल दी है, ठीक है ना। घर पे तो एकदम इतना उल्टा सीधा चीज़ करता है अपना, और फिर अगले चुनाव का उससे उसका डर खत्म हो जाएगा। पैसा है जीत भी भाई, काला धन ये सब पता है भाई, क्या करिएगा। अभी देश का स्थिति खराब हो गया, निष्प्रस हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश क्या बोल रहे हैं, अब चूंकि प्रदेश छात्र, युवक, सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, कि आपकी युवा अब जागृत हो गए हैं, सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई, वह आगे बढ़ रही है। कहाँ आगे बढ़ी, अभी तो वो सब चलिए रहा है। उस समय मतलब आंदोलन कर रहे थे भाई, तो उसका कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए था। हालांकि उस समय पड़ा भी होगा कुछ समय के लिए, लेकिन फिर तो वही आगे दलाली, काला धन, जिसके पास पैसा है घर घर जाकर बांटो, जीतो इलेक्शन, वही मतलब नहीं। सबसे अभी भी है, समाज से लगता है खत्म ही नहीं वाले। और लगता है कि अभी बहुत सारा छात्र ऐसा होगा जो 4 होगा, जाएंगे देश की सेवा करेंगे ईमानदारी से, और उसमें घुसते लगता है जाके फिर तो पहले दृढ़ संकल्प होइए, फिर उसमें जाइए, अब देश को बदलिए, तब कुछ होने वाला है। इसी नहीं तो वही जयप्रकाश नारायण यहाँ पर बता रहे हैं, बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है आज की युवा, ठीक ना। जब ऊपर बोले थे ना, आज की युवा वर्तमान परिस्थिति में क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा, कहने कि अब इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके, उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके, तथा चुनाव के बाद अपना प्रतिनिधि के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अलग चुनाव हो तो हमारा छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर आम राय अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके, मतलब कि कोई भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके, आम समितियां भी, ठीक ना। तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर आम राय से अपनी उम्मीदवार खड़ा कर अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करके, यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो हम कई ऐसे रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर क्या समानता अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी, ठीक ना। समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी, यही बता रहे हैं कि ऐसा असमानता हो कि सभी लोग अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकें, या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार से चुनाव जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समिति या उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र में जीतेगा उसे भावी कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने की काम ये संघर्ष समितियां
करेगी और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य करेगी। और एक समिति ऐसा रहेगा कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी, ठीक ना। इस प्रकार जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्च खल आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वो ना होगी। मतलब कि उन्हें भय होगा कि जनता मुझे देख रही है, ना हो पाएंगे, ठीक है ना, निरंकुश नहीं हो पाएंगे आज की तरह। अब खत्म हो गया। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन के संघर्ष करना नहीं है। क्या बोल रहे हैं? उनका काम केवल शासन में संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और क्या बोल रहे हैं, बल्कि उनका काम क्या है? समाज के हर अन्याय और बढ़ते हैं, समाज के हर अन्याय और क्या हो जाता है जी, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों को, चाहे वो पुलिस हो या अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलती है, पुलिस तो बहुत करता है घूसखोरी जी, है ना, पकड़ के उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। अब उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही, साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्ती की है, उस समय मतलब कि थोड़ा सा क्या था, जमींदार पर था, उस समय बचा हुआ ही था, इसलिए बोल रहे हैं की है, फर्जी बंदोबस्त की है, उनका भी विरोध ये समितियां करेगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को रोकेगी। मेरी कह रहे हैं कि ऐसी समितियां हो कि वो अन्यायों को रोकेगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, करें केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी। वो समितियां इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी और जरूरी भी है। चलिए इसी के साथ अपना ये अध्याय खत्म हुआ। अभ्यास और लेखक परिचय ये फिर कराएंगे, ठीक है। और जो इस अध्याय को नहीं देखे तो उसने कहा था, और बातचीत जो इससे पहले है अध्याय 2 और अध्याय 1, वो आप जाके देख सकते हैं। हम उसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, आई बटन पर भी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। और आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, और लाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और कि अगर पढ़ने में अच्छा लगा हो या फिर मेरी कोई भी बात ऐसी जो मैंने बोल दिया हो आप लोगों को बुरा लगे हो, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक ना, दिल से माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दो। और कुछ अगर गलत हो रहा है तो